फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर की आज हमारी 4th वीडियो है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन डिस्कस कर चुकी हूँ। आज बात कर लेते हैं डिविडेंड डिसीजन का। अच्छा, डिविडेंड का मीनिंग तो हमें बचपन से पता है, यानी 11th से हमें पता है डिविडेंड क्या होता है। दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, यानी आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, उन्हें आप जो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट देते हैं, रिटर्न देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, राइट। सो यहाँ पर डिविडेंड डिसीजन में हम क्या डिसीजन लेते हैं, बेसिकली हम यहाँ यही डिसीजन लेते हैं कि हम कितना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करें और कितना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अपने पास रिटेन करें इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, राइट। सो डेफिनेशन क्या है इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, जो आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। The decision involved here is how much of the profit earned by company is to be distributed to the shareholder, यानी प्रॉफिट जितना भी अर्न किया है उसमें से कितना हमें शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन इन द बिजनेस, और कितना हमें बिजनेस में रिटेन करना है, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन है। डिसीजन भी ऐसा, मतलब आपको देख रहा होगा कि हाँ इजी है, बट ज्यादातर फैक्टर्स जो इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, या ये कहें अब तक के सारे डिसीजन में सबसे ज्यादा फैक्टर्स इसी में है जो इस डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिकली जो आपके डिसीजन को लेने में हेल्प करते हैं, डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, उस डिसीजन को n नंबर ऑफ टाइम्स चेंज भी कर सकते हैं, राइट। सो क्या फैक्टर्स हैं, यानी जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देना है और कितना बिजनेस में रिटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, तो उस टाइम पे जब हम ये सोचते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं उस डिसीजन को लेते टाइम, ठीक है। अब ये फैक्टर्स क्या हैं? देखो 11 फैक्टर्स हैं। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग दोनों में भी मतलब इतने फैक्टर्स नहीं थे, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा फैक्टर्स हैं। इट्स सो ऑब्वियस, जब आपके पास से पैसा जाता है ना, पैसा लाने के टाइम पे ऑप्शंस कम होते हैं, देने के टाइम पे ऑप्शंस बहुत आते हैं कि कितने लोगों को आपको देना है, कितने तरीके से देना है, राइट। सो इसलिए यहाँ पर भी फैक्टर्स ज्यादा हैं जब आप फाइनली अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट फैक्टर क्या है? अमाउंट ऑफ अर्निंग। सिंपल सी बात है, आप 10 रुपीज कमाएंगे तो उसमें से 2 रुपीज आपको शेयर होल्डर्स को देना है, 100 कमाएंगे तो 20 देंगे, 1000 कमाएंगे तो 200, यानी जितनी आपकी अर्निंग होगी उतना आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, राइट। कम अर्निंग होगी कम देंगे, ज्यादा होगी तो ज्यादा देंगे। सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। आपकी अर्निंग कितनी स्टेबल है? स्टेबल से मतलब कितना है? देखो, मुझे एक कंपनी वो है जो कहती है कि हाँ हम हर साल 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक का प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एवरेजली उनका कितना चलता है? 2 करोड़ से 250 करोड़ के बीच का रेशियो रहता है, चेंज होता रहता है, बट उससे ज्यादा मतलब ज्यादा उसमें चेंज नहीं आता। एक स्टेबल इनकम उनकी है, राइट। तो ये मैं कह सकती हूँ कि वो एक स्टेबल डिविडेंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि एवरी ईयर आपके पास 2 करोड़ तो प्रॉफिट आना ही है मिनिमम, तो आप मिनिमम एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं कि इतना डिविडेंड तो हमें अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करना ही है, राइट। बट अगर आपकी कंपनी की अर्निंग स्टेबल नहीं है, किसी ईयर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 3 करोड़ 4 करोड़ आपको प्रॉफिट हो गया, बट कोई ईयर ऐसा आया जहां आपको प्रॉफिट बहुत कम हुआ, 1 करोड़ से भी नीचे जा रहा है, उस केस में क्या करेंगे? देखो यहाँ पर क्या होता है, 5 करोड़ आपने एक साल प्रॉफिट अर्न कर लिया, आपने बहुत ज्यादा डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शेयर होल्डर्स खुश हो गए, बट नेक्स्ट ईयर आपके पास प्रॉफिट हुआ ही नहीं। उस केस में आप क्या करेंगे? इस साल आप प्रॉफिट देंगे ही नहीं। देखो, जब आपने एक साल में इतना ज्यादा डिविडेंड दिया, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाएंगी कि नेक्स्ट ईयर हमें इतना तो एटलीस्ट मिलेगा ही, ज्यादा भी मिल सकता है, बट नेक्स्ट ईयर आपके पास तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ। सो यहाँ ये कहा जाता है कि अगर आपकी स्टेबल इनकम नहीं है, अगर आपके पास प्रॉफिट स्टेबल नहीं आ रहा है, तो आप एक एवरेज डिविडेंड दीजिए लोगों को, ठीक है, सो दैट आप इस ईयर सेव करके चले ज्यादा अमाउंट एज इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, कि अगर नेक्स्ट ईयर हमारे पास प्रॉफिट नहीं भी होता है तो हम वो एवरेज डिविडेंड नेक्स्ट ईयर भी अपनी रिटेन अर्निंग को यूज कर उन्हें प्रोवाइड कर सकें, राइट। सो दैट नेक्स्ट ईयर लॉस, मतलब बहुत मिनिमम प्रॉफिट भी होता है ना, तो भी हमारे शेयर होल्डर्स डिसअपॉइंट नहीं होंगे हमसे, क्योंकि उन्हें पता है कि एवरेज डिविडेंड तो ये कंपनी हमें प्रोवाइड कर ही रही है, आपकी गुडविल बनी रहेगी, ठीक है। सो स्टेबल है तो आप ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, अनस्टेबल है तो आप एक एवरेज डिविडेंड दीजिए, राइट। देन स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, यहाँ हम अर्निंग से रिलेट कर रहे थे, यहाँ हम डिविडेंड से रिलेट करेंगे। देखो, काफी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि भाई प्रॉफिट कितना भी हो, हम डिविडेंड एक स्टेबल फॉर्म में ही देंगे, यानी मतलब वो एक फिक्स रेट रखते हैं कि हाँ इतना एवरेजली इतना ही डिविडेंड, 20% या 10% एवरेजली इतना ही हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने शेयर होल्डर्स को, उससे ज्यादा नहीं। रीजन क्या है यहाँ पर? देखो, ये हर एक कंपनी की अपनी पॉलिसी है,
वो कैसे भी लेकर चल सकते हैं। कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा डिविडेंड, लेकिन कुछ कंपनीज क्या करती हैं, भाई जितना भी प्रॉफिट हो हम एक एवरेज डिविडेंड ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इट मीन्स आज मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो भी मैंने 10% डिविडेंड प्रोवाइड किया। नेक्स्ट ईयर मुझे 2 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो 20 लाख इंक्रीज हुआ है मेरा प्रॉफिट, बट मैंने डिविडेंड को उतना ही रहने दिया, क्योंकि ये तो रेशियो फ्लक्चुएट होती रहेगी। कभी 2 करोड़ 20 लाख का होगा तो कभी 2 करोड़ 10 लाख का होगा, लेकिन अगर हम डिविडेंड उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो यहाँ कंपनी क्या करती है कि एक एवरेज ही डिविडेंड प्रोवाइड करती है। अगर उसे ये लगता है कि नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है तो वो डिविडेंड इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज वो स्टेबल ही रहते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट चेंज होने से उनके डिविडेंड डिसीजन चेंज नहीं होते हैं, राइट। सो ये एक स्टेबल डिविडेंड जो एवरेजली लेकर चलते हैं वही प्रोवाइड करते हैं। देन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आज आपको पता है आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक है, जिसमें आप आने वाले टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें आप ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। सो इतनी सारी चीजें जब आपके नॉलेज में हैं तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कंपनी में रिटेन करना चाहेंगे। कि अगर हमें दिख रही है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमारी कंपनी के लिए, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कहीं ना कहीं से तो फंड्स लाने ही होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। सो अगर हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो हम क्यों ना उसका एक अच्छा पोर्शन रिटेन आने की फॉर्म में रखें कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए हमें फंड्स किसी आउटसाइडर से ना लेने पड़े, हम अपने ही फंड्स को यूज कर सके। एज वी ऑल नो रिटेन अर्निंग चीपेस्ट सोर्स है, ठीक है, हमारा ही प्रॉफिट है, ठीक है, हम उसे कैसे भी यूज कर लें, उसके लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी है। सो ये चीपेस्ट सोर्स है। सो अगर आपको पता है कि रेडी है आप एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, एक बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, सो इट्स बेटर कि आप रिटेन अर्निंग ज्यादा करें और शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें प्रॉफिट एक एवरेज वे में, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट ना करें और ज्यादा से ज्यादा रिटेन अर्निंग की फॉर्म में रखें, राइट। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो बेसिकली, फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, कितना कैश आपके पास बहकर आ रहा है। बेसिकली आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, ठीक है। एक प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया जहां से आपको एक एवरेज कैश एवरी मंथ जनरेट हो रहा है कि एवरी मंथ आपको इतना कैश मिल ही रहा है, एवरी मंथ आपके पास 20 लाख 50 लाख आ ही रहे हैं, राइट। दूसरा एक प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया लेकिन आपको 1 ईयर के बाद उसमें कैश जनरेट होगा, यानी 1 ईयर के बाद आपको उसमें रिटर्न मिलने शुरू होंगे। सो दोनों केसेस में फर्क क्या है, जहां मेरे पास कैश एवरी मंथ आ रहा है, मेरे पास कैश की फुल्ली मतलब फुलफिल है सारी कंडीशंस, यानी अगर मुझे किसी चीज के लिए कैश की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास उस इन्वेस्टमेंट से कैश आ रहा है, मैं उसे यूज कर सकती हूँ। बट इन स्पाइट ऑफ दैट अगर हम उस केस में जाएं जहां इन्वेस्टमेंट करने पे हमें 1 ईयर बाद कुछ कैश जनरेट हो रहा है, 1 ईयर बाद कुछ रिटर्न मिल रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, देखो 1 ईयर के बाद हमें कैश मिलेगा या रिटर्न मिलेगा, लेकिन 1 ईयर तक हमारे खर्चे तो रहेंगे ही, हमारी नीड्स रहेंगी। सो उनके लिए मुझे फंड्स कहीं ना कहीं से तो लेने ही पड़ेंगी, राइट। सो यहाँ डिपेंड करता है, अगर कैश आपके पास रेगुलर वे में आ रहा है, सो उस केस में आपको रिटेन अर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स ये कैश फुलफिल कर सकता है, ठीक है, तो आप ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट आपने अगर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है जहां से कैश इतना जल्दी जनरेट नहीं हो रहा, आपका जो भी अमाउंट है वो ब्लॉक हो रखा है जगह जगह, सो उस केस में आपको रिटेन अर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो उस केस में आप रिटेन अर्निंग ज्यादा रखते हैं और डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो कैश फ्लो अगर ज्यादा है, ठीक है, तो आप डिविडेंड भी ज्यादा देंगे, कैश फ्लो ज्यादा तो डिविडेंड भी ज्यादा, अगर कैश फ्लो आपके पास बहुत कम है तो डिविडेंड भी आप कम ही प्रोवाइड करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अब भाई जो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो देखो एक एज ग्रुप का अगर लेके चले ना, तो एक एज ग्रुप होता है जहाँ रिटायर्ड लोग इन्वेस्ट करते हैं, रिटायर्ड लोगों के पास जो उनकी मनी थी अब तक की जो उन्होंने सेव करके रखी थी, वो किसी ना किसी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं, तो देखो एक एवरेज मैं अगर मान के चलूँ तो जितने भी रिटायर्ड लोग होंगे या जो एक एजेड लोग होंगे, उनकी सोच यही होती है कि उन्हें एक ना एवरेज डिविडेंड एवरी ईयर मिलता रहे, उनकी एक रेगुलर इनकम आनी चाहिए, ऐसा वो मान के चलते हैं, ठीक है। या मिडिल क्लास पर्सन जिसके ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं और उसने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उसकी भी सोच यही रहती है कि मेरे पास हर साल एक एवरेज इनकम आती रहे जिससे मेरा काम चलता रहे, राइट। सो वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग यही सोचते हैं कि डिविडेंड हर साल मिले और हमारे पास एवरेज इनकम आती रहे। लेकिन वहीं अगर बात करें जो आज के टाइम पे यूथ है जो रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है ज्यादा आप रिस्क लोगे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, राइट।
सो जो यूथ है वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, सो वो क्या सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिले कंपनी को और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और हमारे शेयर का प्राइस ज़्यादा बढ़े। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ज़्यादा रखना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को कम देना पड़ेगा। ज़्यादा प्रॉफिट हम अपने पास रखेंगे, उन्हें अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, राइट। सो यहाँ पर शेयर होल्डर्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। शेयर होल्डर्स चाहते हैं ज़्यादा डिविडेंड तो आप ज़्यादा देंगे, शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि आप कंपनी एज अ कंपनी आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कीजिए, तो आप उन्हें कम डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है आपके कंट्री की उस टाइम पर। देखो जो आप प्रॉफिट अर्न करते हो, अगर मैं यहाँ देखूँ आप प्रॉफिट जो भी अर्न करते हो, सपोज यहाँ पे मान लीजिए मैं अभी 1000 का लेकर चल रही हूँ, इसके पीछे करोड़ लाख जो भी आपको लगा ना वो आप लगाना, प्रॉफिट लिया, ठीक है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 40% टैक्स है, तो आपके 400 तो यहाँ से गए, बचा कितना 600 का नेट प्रॉफिट आपके पास बचता है। अब आपको इसमें से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने। वहीं अगर 40% की जगह मेरे पास 50% टैक्सेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट कहती है हमें 50% टैक्स हो, तो यहाँ मुझे 500 टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरे पास अमाउंट कितना बचेगा 500। अब मुझे इतने में से ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। सो जहां तक देखें ज्यादा टैक्स हो गया, प्रॉफिट हमारे पास कम बच रहा है शेयर होल्डर्स को देने के लिए, कम टैक्स देना पड़ रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है। सो यहाँ पर क्या होता है, टैक्सेशन पॉलिसी डिसाइड करती है कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा। टैक्स ज्यादा हो गया तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं अगर टैक्स कम है, टैक्स कम पे करना पड़ रहा है तो डिविडेंड ज्यादा दिया जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है बेसिकली टैक्स और डिविडेंड में, राइट। सो टैक्सेशन पॉलिसी भी अफेक्ट करती है। देन कम्स टू स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट जहां आप अपने शेयर्स को सेल परचेज करते हैं, ठीक है। सो देखो अगर आपकी कंपनी ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करती है, सो ऐसा तो नहीं है कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं कुछ चुनिंदा लोग हैं और आपने उन्हें पर्सनली उनके घर जा जाकर प्रोवाइड कर दिया डिविडेंड कि सर इस बार प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है, इतना रख लीजिए, सर इस बार प्रॉफिट कम है, थोड़ा कम एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं होता। इतने सारे आपके शेयर होल्डर्स हैं और आप जब उन्हें डिविडेंड प्रोवाइड करने जाते हैं तो वो एक बड़ी न्यूज बन जाती है स्टॉक मार्केट में। कम डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे तो भी वो एक न्यूज है और अगर आपने ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया वो भी एक न्यूज है। यानी स्टॉक मार्केट में हलचल मच जाएगी अगर आपने बहुत ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड किया तो होगा क्या, ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड किया तो आपकी कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी कि भाई ये कंपनी ज्यादा डिविडेंड कैसे प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंडीशन बहुत अच्छी है इस कंपनी की, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। सो उस कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी, शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। इट मींस इन फ्यूचर आप जब भी अपने शेयर्स लेकर स्टॉक मार्केट पे जाएंगे दैट कि आप इनवाइट कर रहे लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। सो आप खुद सोचिए अगर आपको पता है कि ये कंपनी मुझे फ्यूचर के एंड में ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली है, सो आप आंख बंद कर उनमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी हो, आप ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, नहीं मतलब आप एक एवरेज चाहते हैं तो फिर वो एवरेज ही डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। देन एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को आप किस तरह से एक्सेस करते हैं, बेसिकली देखो एक कंपनी को हमेशा फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। क्योंकि अगर एक कंपनी ग्रो करना चाहती है तो ग्रो नहीं करना चाहते तो आप एक एवरेज प्रॉफिट अर्न करते रहिए, आप एक सीमित से समय में रहिए। लेकिन इफ यू वांट टू ग्रो आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाएंगे, ठीक है। सो उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है और फंड्स के लिए आपको कैपिटल मार्केट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोन ले सकते हैं, आप फंड शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप इजीली फंड रेज कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इजीली फंड रेज कर पा रहे हैं तो आपको रिटेन अर्निंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। भाई मुझे आज अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो मुझे आज के आज कैश मिल जाएगा मार्केट से, मैं मार्केट से लोन लेने जाऊंगी मुझे एक दिन में मिल जाएगा एज अ कंपनी, तो यहाँ पर मुझे रिटेन अर्निंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इजीली कैपिटल मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैं शेयर्स भी इशू करूंगी तो कंपनी मतलब लोग परचेज करेंगे, या लोन के लिए भी अप्लाई करूंगी तो लोग प्रोवाइड कर देंगे, राइट। लेकिन अगर आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस इतने नहीं है, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उन सोर्सेस को, तो उस केस में आपको रिटेन अर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रिटेन अर्निंग होनी चाहिए। कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां आप फंड रेज नहीं कर पा रहे हैं बट वो है आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो उस केस में आप रिटेन अर्निंग को यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज लीगल कंस्ट्रेंट्स। लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या है,
देखो कंपनी एक एक्ट पर चलती है, कंपनीज एक्ट, राइट। और वो कंपनीज एक्ट होते किस लिए कि कोई भी कंपनी अपनी मनमानी ना कर सके, एक प्रॉपर गाइडलाइंस और रूल्स के साथ चल सके, राइट। सो ये जो लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं ये वही है कि कंपनीज एक्ट के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिविडेंड प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं है मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते कि हमने 2-3 साल डिविडेंड ही नहीं दिया, या हमने 2-3 साल मतलब 1 साल में बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे दिया। आप अपनी मर्जी से नहीं चलते, जो एक एवरेज क्राइटेरिया कंपनीज एक्ट ने डिसाइड किया है आपको उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है, राइट। सो ये लीगल कंस्ट्रेंट्स। देन कम्स टू कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होंगे, देखो कुछ कंपनीज में बहुत सारे लोग इंडिविजुअली भी या एज अ बैंक, एज अ कंपनी, एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर वो आपकी कंपनी में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी मतलब बड़ा अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि कुछ कंडीशंस उनकी मानी जाए, ठीक है। सो जब भी कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बड़ा अमाउंट आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने आते हैं, सो वो अपने साथ कुछ कंडीशंस लेकर आते हैं कि सर हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे लेकिन आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। उन कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि डिविडेंड आप उतना ही देंगे जितना हम कहेंगे। अब यहाँ पर इस पर्सन ने हमारी कंपनी में अगर इतना इन्वेस्ट किया है तो आपको बात माननी पड़ेगी, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में है तो आप लॉ के अंडर आ जाते हैं। इट मीन्स अगर आप उनके कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस ले सकते हैं। सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स ये भी रुकावटें हैं जो आपको डिविडेंड के लिए मतलब डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती हैं, राइट। सो ये सारे थे आपके डिविडेंड डिसीजन। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, बट ये कह सकते हैं इसमें ऑप्शन ज्यादा हैं, आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सो आई होप आपको डिविडेंड डिसीजन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह मैं कहती हूँ प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का सी अदर वीडियो